उस वक्त के गवर्नर साहब के खुतबे के बाद और हिज़्ब इख्तिलाफ में रह के 2018 के सेशन में इन 6-6.5 साल के अरसे में इतना कुछ बदला कि कभी कभी यकीन नहीं आता। हमने इतना कुछ खोया है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि हम कहां पे थे, आज कहां पे हैं, तो यकीन नहीं होता। जब मैं पिछली बार इस हाउस में खड़ा था, हम एक रियासत थे, हमारा अपना झंडा था, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, आईन। इस मुल्क में हमारा एक हमारी अलग हैसियत थी, अलग मुकाम था। वो सारा कुछ हमसे लिया गया। लेकिन जहां पे मुझे इस बात का अफसोस है और रहेगा कि हमने कितना कुछ खोया है, उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेरे अंदर एक जोश, एक जज्बा कि इस कुर्सी पे मेरे लिए जितना भी वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हो, मैं उसका एक दिन भी जाया होने नहीं दूंगा। जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ हासिल करके रहूंगा और करके बिना रुकूंगा नहीं। बेशक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, हमें सपोर्ट कांग्रेस का
कोई तैयारी नहीं थी कि कभी दोबारा यहां जम्मू कश्मीर में एक लोगों की चुनी हुई असेंबली होगी। मुझे आज भी याद है, मुझे कितना दुख हुआ था जब टीवी पे मैं एक प्रोग्राम देख रहा था और मैंने जब वो सेट देखा, मैंने कहा ये तो बहुत जाना पहचाना लगता है। और फिर मैं देखता हूं कि ये जम्मू की हमारी असेंबली कॉम्प्लेक्स थी, जम्मू का हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का हॉल, जिसको एक फिल्म के सेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। स्पीकर साहब, कितने अफसोस की बात, जब हुकूमत को डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का सिलसिला करना था, उनको और कोई जगह नहीं मिली। जम्मू का हमारा असेंबली कॉम्प्लेक्स उनके हवाले किया गया। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस कुर्सी पे हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, जिन कुर्सियों पे हमारे मेंबर बैठे हैं, वहां पे लोग टेबलों पे पैर ऊपर किए हुए पता नहीं क्या काम किए जा रहे थे, शायद ये सोचते हुए कि ये गए, नहीं आएंगे फिर। लेकिन अल्लाह ताला का करना देखिए, इलेक्शन हुए, नतीजे आए और ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं उन्होंने अपनी जगह इस हाउस में वापस ली। वक्त भी कैसे बदलता है स्पीकर साहब। ये जो हमारे ये नई टेक्नोलॉजी है ना, ये भी कभी कभार अजीब चीजें कर देती है। इन फोन में एक आदत है, ये पुरानी तस्वीरें आपको याददाश्त के तौर पे जो है सुबह सुबह वो स्क्रीन पे आ जाते हैं कि 1 साल पहले आप ये कर रहे थे, 2 साल पहले आप ये कर रहे थे। आज सुबह भी मेरे फोन ने यही किया, कहा कि 5 साल पहले आप ये कर रहे थे। और मैंने जब तस्वीर देखी, मैंने अपने आप को पहचाना नहीं। दाढ़ी थी, जम्मू कश्मीर रियासत का गेस्ट हाउस में मैं मेहमान बना हुआ था, अपनी मर्जी से नहीं। हमारे कई सारे साथी यहां SKICC में बैठे हुए थे, वो भी अपनी मर्जी से नहीं। बर्फ पड़ी हुई थी, आज तो सूखा है, 5 साल पहले इसी दिन जबरदस्त बर्फ पड़ी थी। और हमें बेइज्जत करने की कोई कसर बाकी नहीं रखी गई थी उस वक्त। मेरी बहन मुझसे मिलना आना चाहती थी उस गेस्ट हाउस में, एक अफसर से इजाजत लेनी थी सेक्रेटेरिएट में। बाहर वाले गेट से उनको उतरवा के उनके जेब बैग सारा खाली करवा के फिर छोड़िए ना, वो हालात ही ऐसे थे, कोई नहीं। और फिर भटकते भटकते वो सेक्रेटेरिएट में दरवाजे खटखटाते रही, क्योंकि कोई बताने के लिए तैयार नहीं था कि वो अफसर जिसने इजाजत देनी है वो बैठता कहां पर है। मेरे साथी जो SKICC से MLA हॉस्टल शिफ्ट हुए, इनके साथ ऑनरेबल मेंबर तनवीर सादिक साहब के छोटे से बच्चे को तक उसके डायपर की तलाशी। सजाद लोन साहब यहां बैठे नहीं हैं, किस तरह उनके सामान को खोल खोल के एक एक चीज को वहां सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत करने के लिए। आखिरकार हमारी खता क्या थी? क्या हमने मुल्क के झंडे को यहां कायम और दायम रखा? क्या हमने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर के लिए होगा इस आईन के दायरे में होगा? हमने इलेक्शन लड़े, और क्या खता थी हमारी? खुदा ना खास्ता मुल्क के खिलाफ हमने कोई बगावत नहीं की, लेकिन वो दौर कुछ और था। चलिए, जैसे कहते हैं रात गई बात गई, वो दिन भी गया।
आज एक नई शुरुआत है। इसलिए जिन चीजों का मैंने अभी जिक्र किया, शायद दोबारा कभी करूंगा नहीं, क्यों, जरूरत नहीं होगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हमेशा पीछे मुड़ के देखे। मेरी नजर आगे की तरफ है, मेरी नजर पीछे की तरफ नहीं, मंजिल की तरफ है, और इंशाल्लाह तेजी से मंजिल की तरफ चलता रहूंगा। मैं अगर खड़ा हूं आज यहां, तो एलजी साहब का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया करने के लिए, जो खुतबा उन्होंने यहां इस हाउस के सामने पेश किया। हम चाहते थे कि तफसीलन एक बहस हो, एक डिस्कशन हो, जिसमें हर तरफ से ऑनरेबल मेंबरान हिस्सा लें, अपनी बात सामने रखें। हम चाहते थे कि जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से अगले साल का एजेंडा रखा गया, हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से, हमारे जो लोगों के साथ किए गए वादे हैं उसके हवाले से, उस पर बात हो। हम चाहते थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे में जो खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के हवाले से जिन्होंने जिक्र किया, जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के हवाले से जिक्र किया, मैं चाहता था कि उस तरफ जो हमारे ऑपोजिशन के मेंबरान हैं, मैं उनसे सुनना चाहता था कि चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स उनको नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं चाहते हैं वो। स्टेटहुड पे मैं उनसे सुनना चाहता था कि उनकी क्या सोच है, क्या इरादे हैं उनके। लेकिन बहस के बजाय यहां हमें ड्रामा को देखने को मिला। कोई कुर्सी पे खड़ा, कोई टेबल पे खड़ा, कोई यहां हमारे रिपोर्टर्स के टेबल पे, तो कुछों ने तो सेक्रेटरी साहब के टेबल को भी नहीं छोड़ा। मैं अपनी जगह मान के चलता हूं कि वोटर इन चीजों को पसंद नहीं करता, और मेरा तजुर्बा रहा है कि हुकूमत के लिए सबसे आसान काम तब होता है जब हाउस में शोर होता है, क्योंकि हम जवाबदेह बनते नहीं हैं। मैं जब मरकज में वाजपेयी साहब की हुकूमत में वजीर था, मैं बेसब्री से उस दिन हाउस में शोर का इंतजार करता था जिस दिन मुझे सवाल के जवाब देने होते थे। हुकूमत के लिए शोर शराबा सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि हमें फिर किसी चीज का जवाब नहीं देना होता। जिन लोगों ने शोर शराबा करके यहां से चले गए, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हुए। उनका काम था हमें जवाबदेह बनाना, हमसे कुछ अश्योरेंसेस हासिल करना, लेकिन चलिए, नहीं किया। स्पीकर साहब, पिछली बार जब हम इस हाउस में मिले थे, आखिरी बिजनेस जो रेजोल्यूशन के तौर पे हाउस ने उस वक्त पास किया, मुझे और मेरे कुछ साथियों को अच्छी तरह से याद होगा। वो रेजोल्यूशन था जिससे हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस कराई गई। हमें जो अपने टैक्स लगाने के इख्तियारात थे, वो हमसे छीने गए। हमें जीएसटी का वो निजाम जो है हमारे ऊपर ठोसा गया। हमने चीखा, चिल्लाया, एहतजाज किया, शोर किया। मैं उस वक्त उस तरफ था, बहुत कोशिश की कि ना हो,
मेरे कुछ साथी जो यहां मेरे साथ बैठे हैं, हमने टेबल थपथपाए, जितना हमसे हो सका हमने किया, क्योंकि हम जानते थे इसका नतीजा क्या होगा। और इसका नतीजा आखिरकार 5 अगस्त 2019 ही निकला, जिसमें जो बचा कचा था वो भी हमसे लिया गया। आज जो लोग यहां रेजोल्यूशन के हवाले से बात करते हैं और बैनर और पोस्टर उठाते हैं, उनको तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने यहां इस हाउस में क्या किया था जब वो पिछली बार यहां पे थे। बड़ा आसान है 370 के हवाले से अब बात करना। जब बचाने का मौका था तब क्या किया? जब रोकने का मौका था तब क्या किया? तब तो मिली भगत थी इन लोगों के साथ। तब तो हुकूमत चलाने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना कोई इनसे सीखे? कब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इन्होंने? चलिए, पहली मर्तबा अल्लाह मगफरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को, उनके पास कोई चारा नहीं था तो कर दिया इन लोगों के साथ अलायंस। लेकिन जब 1 साल बाद जब मुफ्ती साहब वफात पा गए और उस वक्त पीडीपी के तरफ से दोबारा कुछ डिमांड्स जो हैं, शराइत रखे गए थे मरकज की हुकूमत के सामने कि हमें और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए, हमें एजेंडा ऑफ अलायंस प्लस कुछ और चाहिए। क्या मिला? 3 महीने इंतजार कराया हुकूमत बनाने से पहले, लेकिन जब हुकूमत बनी उसी तनख्वाह पे काम किया। तो कॉम्प्रोमाइज आप हमें मत सिखाइए ना। कॉम्प्रोमाइज का नतीजा ही है कि हम यहां पहुंचे। अब ये हमें कहेंगे कि ना आप लोग भी बीजेपी के साथ थे, लेकिन वहां पे, यहां नहीं। इनका मॉडल अलग था। ये वहां बीजेपी के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे, पता नहीं क्यों, लेकिन यहां लाने में उनको कोई एतराज नहीं था। हमने उल्टा किया। हमने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल करने के लिए एनडीए के साथ वहां हाथ मिलाया, लेकिन बीजेपी को यहां पनपने नहीं दिया हमने। आपको याद होगा राठौर साहब, जब जम्मू में बाय इलेक्शन हुआ लोकसभा का, मैं मिनिस्टर था वाजपेयी साहब की हुकूमत में, उसके बावजूद हमने जम्मू में बीजेपी के खिलाफ अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा और जम्मू की सीट से बीजेपी को हरवा के नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार कामयाब कराया वहां पे। शायद उसी बात का नतीजा है और उसी बात की सजा हमारे बेचारे रजौरी पुंछ के उम्मीदवारों को दी गई कि जम्मू से काट के उनको अनंतनाग के साथ लाया गया, क्योंकि बीजेपी ने कभी उस हार को तस्लीम नहीं किया। अब हमारे रेजोल्यूशन के हवाले से बात आती है। कहते हैं कि दिस रेजोल्यूशन इज अ कॉम्प्रोमाइज। कहां का कॉम्प्रोमाइज था? पहले दिन तो इसी रेजोल्यूशन को लेके ये सब टेबल थपथपा रहे थे। चलिए, अगर उस वक्त माहौल में और गर्मी में एहसास नहीं हुआ, 10-15 मिनट के बाद तो पढ़ा होगा। मुझे गले लगने आए मेरे चेंबर में, मुझे शुक्रिया और मुबारक किया। तब तक तो पढ़ा होगा। मैं मानता हूं जब यहां हाथ में हिला रहे थे तब शायद पढ़ा नहीं था, लेकिन हाउस एडजर्न होने के बाद जब बाहर आए तब तक तो पढ़ लिया होता। लेकिन मुझे गले लगे, मुझे मुबारकबाद किया, कहा कि यह हिस्टोरिक है। पता नहीं 10-15 मिनट में हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज कैसे बना? जब ऐसा रेजोल्यूशन लाना
जो फटाफट मरकज रद्दी की टोकरी में फेंके, ये तो कोई भी बेवकूफ कर सकता है। इसमें कौन सी अकलमंदी है? मैं अभी 2 जुमले कागज पे लिख लूंगा, आपसे पढ़वा लूंगा, 5 मिनट नहीं लगेंगे ना उसको नजरअंदाज करने में। लेकिन एक ऐसा रेजोल्यूशन इस हाउस से पास कराना जिससे लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी हो पाए, जिससे कि दुनिया को यह पता चले कि 5 अगस्त 2019 के फैसले में हमारी राय नहीं ली गई, हमारी मंजूरी इसमें शामिल नहीं थी, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपना खसूसी दर्जा वापस मिले, और वो रेजोल्यूशन फौरी तौर मरकज से रिजेक्ट हो ना पाए। मैं तो कहता हूं इससे ज्यादा अकलमंदी का सबूत आपको क्या चाहिए? अगर हमने ऐसा रेजोल्यूशन लाया होता जो फटाफट रिजेक्ट होता, जिन लोगों के इशारों पे अब ये शोर कर रहे हैं वो कहते देखो इस हाउस का कोई मतलब ही नहीं है, इस हाउस की तौहीन हुई और ये लोग खामोश रहे। जम्मू कश्मीर असेंबली इज पावरलेस। बेहतर है ये लोग घर जाके बैठे, इनका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन कुछ तो इस रेजोल्यूशन में है कि आज भी तकरीरों में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाकी सीनियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस रेजोल्यूशन के हवाले से बात करके हमें निशाना बना रहे हैं। अगर ये कॉम्प्रोमाइज होता, अगर ये कमजोर होता, अगर ये उसमें कुछ होता नहीं, तो इस रेजोल्यूशन का कहीं जिक्र ही नहीं होता, खामोश रहते, इसके हवाले से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जिक्र करना ही इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो करारदाद, जो रेजोल्यूशन यहां से पास किया है वो वाकई एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन है। इससे दरवाजे खुल जाते हैं, दरवाजे बंद नहीं होते। हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, ये देखते हुए कि माजी में हमारे पास क्या था। हम कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे जिससे कि हम कहीं किसी दायरे में बंद हों या हमारे ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट हों। इसलिए हमने जानबूझ के जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के हवाले से बात की। मैं जानता हूं इस मौजूदा हुकूमत से, मरकज की हुकूमत से हमें कुछ खास मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होंगे। कभी ना कभी तो निजाम बदलेगा, कभी ना कभी तो हालात बदल जाएंगे। तो हम क्यों पहले ही अपने आप को किसी दायरे में बंद करें और कहें कि हम इतना ही आपसे मांगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए सोच समझ के हमने अल्फाज वो इस्तेमाल किए। कल को मुमकिन है मेरी हुकूमत नहीं होगी, कोई और यहां बैठा होगा और मरकज की हुकूमत बदल गई होगी। उनके लिए एक रोड मैप आगे चौक करना, एक डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत के अगर हमने अपने आप को एक दायरे में बांधा होता। इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद मुझे एक और बात का एहसास हुआ, जिस बात की मुझे खुशी है। लोगों को अपनी आवाज वापस मिल गई है, लोग बात कर पा रहे हैं। हमें एक घुटन सा महसूस हो रहा था, लग रहा था कि हम बात नहीं कर सकते। अपने जो अंदर के ख्यालात हैं
उनको हम बाहर ला नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे लोगों के कंधों के ऊपर एक जो बोझ था, एक दबाव था, वो उठ गया है। मुझे इस बात की भी तसल्ली है कि कई सारे वो लोग जो 5 साल पूरी तरह से खामोश हो गए थे, जिनके कलम चलना बंद हो गए थे, जिनके कंप्यूटर के कीबोर्डों पे जंग लग गया था, जो सोशल मीडिया को भूल गए थे, आज अचानक उनको भी अपनी आवाज जो है दोबारा बहाल करने का एक मौका मिल रहा है। पिछले 5 साल तक क्या वजह थी कि वो बोल नहीं पाए, मैं इसमें कह नहीं सकता, लेकिन अच्छी बात है कि आज कम से कम वो अपने आप को इतना मतलब आजाद महसूस करते हैं कि वो खुल के अब अपनी बात जो है सामने लाते हैं। और जमहूरियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी। अब इसमें आगे और हमें ज्यादा जाना होगा, मैं थोड़ी देर के बाद उस पर भी आ जाऊंगा। लेकिन मैं अपने दोस्तों को, साथियों को एक छोटा सा मशवरा जरूर दूंगा, छोटी मुंह बड़ी बात। यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप और फेसबुक के बुनियाद पे अपनी पार्टी की पॉलिसीज को मत कायम करिए ना। ये चंद ही लोग हैं जो व्हाट्सएप और ट्विटर पे तबसरा करते हैं, और आप लोग जो है फिर उसी चीज को एजेंडा बना लेते हो। ये खैर का नहीं है आपके। ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल आपको याद नहीं किया, अब अचानक उनको याद आया है। मुझे शक है, बाकी हकीकत क्या है वो यही बेहतर जानते हैं। इस रेजोल्यूशन पे भी जो तब्दीली आई इनके सोच में, वो इसी यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप का नतीजा है। यही 1-2 फेसबुक पे लिखने वालों के कमेंट्स का नतीजा है। अल्लाह का शुक्र है, मैं ट्विटर पर लिखता बहुत कुछ हूं लेकिन पढ़ता बिल्कुल नहीं हूं। फेसबुक देखने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, और व्हाट्सएप के हवाले से मैं कभी अपने वालिद साहब से सुनता हूं, बाकी और नहीं। तो मैं तो कम से कम जम्मू कश्मीर के आवाम को यह यकीन दिलाना चाहूंगा कि हमारा एजेंडा कोई व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वाले तय नहीं करेंगे। हमारा एजेंडा जम्मू कश्मीर की आवाम तय करेगी। लेकिन सिर्फ ये रेजोल्यूशन नहीं है जो हमने किया। बेशक हमें अभी महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन यहां खासकर जो विंटर जोन है, कश्मीर, पीर पंचाल का हिस्सा, चिनाब का हिस्सा, वहां के बच्चियों का, पेरेंट्स, एक बहुत बड़ी मांग थी कि इम्तिहान का टाइम टेबल जो है वो चेंज किया जाए। मार्च के सेशन के बजाय नवंबर में इनके इम्तिहान होने चाहिए। ये भी अगर आप देखें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह हमें डिसएम्पावर किया गया, ये भी हमारी डिसएम्पावरमेंट का ही एक नतीजा है कि इम्तिहान का शेड्यूल भी मां बाप और बच्चियों की मर्जी के बिना तय किया गया।
मैं शुक्रगुजार हूं मिनिस्टर साहिबा का कि जिम्मेदारी संभालने के फौरन बाद उन्होंने इसमें रिव्यू की मीटिंगें ली, काबीना के सामने प्रपोजल लाया और हमने दोबारा इन इलाकों में नवंबर का सेशन जो है उसके लिए ऑर्डर जारी किए। इसी तरह रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें भी तेजी आएगी। यहां कुछ ऑनरेबल मेंबरों की तरफ से कुछ मशवरे दिए गए जिनको आगे जाके हम देख लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे में जो बिजली को लेके हमारे वादे हैं लोगों के साथ, उसका जिक्र हुआ है, उसको भी जल्दी अमली जामा पहना के लोगों के सामने जो है एक ऐलान के तौर पे हम रखेंगे। मेरे नौजवान मिनिस्टर ने अभी हाउस को अश्योर किया है आपके जरिए कि जो गैस सिलेंडर देने का और राशन स्केल को बढ़ाने का जो वादा है लोगों के साथ, उसको भी बहुत जल्दी एक ऐलान के तौर पे लोगों के सामने रखा जाएगा। स्पीकर साहब, हम एक यूनियन टेरिटरी है, बहुत सी जिम्मेदारियां इलेक्टेड हुकूमत के हवाले की गई हैं, लेकिन एक अहम जिम्मेदारी यहां के हालात को साजगार रखने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, मिलिटेंसी, टेरर, वायलेंस के खिलाफ पॉलिसी, स्कीम और एक डायरेक्शन देने का, वो इख्तियारात इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन हालात एक वैक्यूम में नॉर्मलाइज नहीं किए जा सकते। इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेशन का इस मामले में करीबी तालमेल है। किसी को भी इस शक में नहीं रहना चाहिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट और पुलिस के दरमियान किसी तरह की रसाकशी है या किसी तरह का कंफ्यूजन है। मैं पुलिस, बिलखसूस अपने जम्मू कश्मीर पुलिस, बल्कि यहां बाकी जो सेंट्रल फोर्सेस हैं और जो सिक्योरिटी के बाकी फोर्सेस हैं, उनको अश्योर करना चाहता हूं कि हालात को नॉर्मल रखने में और यहां अमन कायम करने में हमारी हुकूमत पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। अमन ना हो तो बाकी काम भी रुक जाते हैं। मुझसे बेहतर तो आप ये जानते हैं, मुश्किल दौर में आप 96 के बाद यहां मिनिस्टर रहे। आप जानते हो कि जब हालात खराब हो जाते हैं, बाकी काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जम्मू कश्मीर में हालात ठीक रखें, ताकि जो हमने डेवलपमेंट को लेके, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को लेके यहां एक तरक्की का नया दौर शुरू करने का जो हमने लोगों के साथ वादा किया है, उसको हम पूरा कर सकें। लेकिन, और ये मेरे एक साथी ने आज, मैं सुबह उनकी जब तकरीर सुन रहा था तो ये बात उन्होंने भी किया एक अलग अंदाज में, हालात साजगार रखने के दो तरीके हैं। या तो आप लोगों को डरा धमका के, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, तंग करके, सता के कुछ हद तक आप हालात थोड़े ठीक रख सकते हो।
लेकिन वो सिर्फ एक अनसेटल्ड काम, एक अननेचुरल काम, जो आज है शायद कल ना हो। दूसरी तरफ से आप हालात ठीक रख सकते हो लोगों के ताउन के साथ, लोगों की कोऑपरेशन के साथ। इसमें लोग जो हैं वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनर्स इन पीस, अमन को कायम रखने में हमारे साथी बन जाते हैं। मैं जम्मू कश्मीर में वो दौर देखना चाहता हूं और इस हवाले से कई सारे यहां ऑनरेबल मेंबरों ने अपनी तकरीरों में जिक्र किया। बदकिस्मती से आज वो इख्तियारात हमारे पास है नहीं, लेकिन मैंने तब भी जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों के साथ इन मामलों पे बात की है। जिस तरह हाईवे के हवाले से आप लोगों ने बात की, आम लोगों को हाईवे पे चलना कितना मुश्किल लगता है जब फौज की गाड़ियां या सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां चलती हैं। मैंने उनसे कहा है कि कोई हमें ऐसा तौर तरीका देखना होगा जिससे कि उनकी भी हिफाजत बनी रहे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, लेकिन लोगों की भी परेशानी कम हो। सीआईडी वेरिफिकेशन के हवाले से बदकिस्मती से इस सीआईडी वेरिफिकेशन को कुछ वक्त के लिए, मैं अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इट वाज वेपनाइज्ड, उसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब वेरिफिकेशन, ये बाकी चीजें जानबूझ के उसको इस्तेमाल किया गया लोगों को तंग करने के लिए, बजाय के लोगों के दिल जीतने के लिए। इसमें भी कोशिश की जा रही है कि कुछ हद तक एक नरम रवैया जो है वो अपनाया जाए, ताकि लोगों को इसमें भी थोड़ी सी राहत महसूस हो। गिरफ्तारियों के सिलसिले में भी मैंने तो बार बार कहा है और मैं मान के चलता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ सीरियस केसेस दर्ज नहीं किए गए हैं या जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, उनके बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए, लेकिन वो हमारे दायरे इख्तियार में है नहीं। इंशाल्लाह होगा, और जब होगा तो जरूर इस पे और तेजी से हम अमल करेंगे। स्पीकर साहब, ये वो असेंबली नहीं है जो असेंबली हम चाहते हैं। मैं पावर्स के हवाले से बात कर रहा हूं। ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं, ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हम हक रखते हैं, लेकिन ये असेंबली वो जरिया है वहां तक पहुंचने का। जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने और एक फुल फ्लेज रियासत बने। कोई मतलब ये क्या कहते हैं वो हाइब्रिड मॉडल, वो नहीं। उसका तो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मुल्क के वजीर आजम साहब ने किया है। बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिलेगा। मैं एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूं। कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया, जो एलजी साहब ने फिर हमें वापस किया, उसको मैं दिल्ली ले गया। मैंने उसकी कॉपी वजीर आजम साहब को सौंपी, उसके साथ अपना डीओ लेटर जोड़ा। जनाब, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया गया है फुल स्टेटहुड का, उसको फौरी तौर अब पूरा किया जाना चाहिए। और मेरी मीटिंगें जो हैं बड़ी कामयाब रही, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब के साथ हो या प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द
जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाने का जो प्रोसेस शुरू होना है वो हो जाएगा। मेरी दिल्ली की मीटिंगों को लेके कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। कोई नहीं ना, ठीक है। मुझे नतीजों से गर्ज है। मैं दिल्ली में पावर मिनिस्टर से मिला, उन्होंने फौरी तौर जम्मू कश्मीर के लिए 300 मेगावाट एडिशनल पावर सर्दियों के लिए सैंक्शन किया, ताकि यहां पावर के कट्स जो हैं वो कम हो जाएं। मैं ऑनरेबल सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से मिला। बाकी हाईवेज के हवाले से जब वो आएंगे वो खुद ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने एक खसूसी फाइनेंशियल पैकेज बजट से हटकर हमें स्टेट सेक्टर में ब्रिजेस को कंप्लीट करने के लिए दिया है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह मेरा इरादा है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से मिलने का और बाकी से, ताकि जितना हम जम्मू कश्मीर के लिए फिलहाल हासिल कर सकें हम कर लें। हमें इज्जत से रहने का हक है स्पीकर साहब। ये रियासत की मांग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आखिरकार हमारी शनाख्त, पहचान, हमारा वजूद, हमारा विकार, कहीं ना कहीं हमें लगा कि इन चीजों को जख्म पहुंचा, और इन पर मरहम लगाने के लिए रियासत का दर्जा हासिल करना एक शुरुआत है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी रियासतों की तरह हमारी जमीन पे हमारा अपना हक होना चाहिए, हमारे रोजगार पे हमारा अपना हक होना चाहिए, हमारी रिसोर्सेज पे हमारा अपना हक होना चाहिए। हमें बाहर के इन्वेस्टर्स से कोई गिला नहीं है, शौक से आइए, करिए इन्वेस्ट। लेकिन जो चीजें यहां के लोगों की मेहनत के नतीजा है, उनकी टैक्स का नतीजा है, जो हमने एसेट्स बनाए हैं, उनको हम बेचने के लिए तैयार नहीं है स्पीकर साहब। वो हम दूसरों के हवाले नहीं करेंगे। यहां कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हम गुलमर्ग या पहलगाम बेचने वाले हैं। वो इस गलतफहमी से बाहर आए। हम अपने क्राउन जूल्स, अपने एसेट्स को बेचने के लिए तैयार नहीं है। आप बाहर से आके यहां इन्वेस्ट करना चाहें, नया बनाना चाहें, शौक से करिए। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि हमारी बनाई हुई चीजें आप सस्ती कीमत पे खरीद के खुद अमीर हो जाएं और हमारे लोग जो हैं वो बेरोजगार बने, वो गरीब रहें, उस बात की इजाजत जो है हम कभी नहीं देंगे स्पीकर साहब। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। हमारे इरादे सही हैं, हम वादाबंद हैं कि जो हमने इलेक्शन के दौरान अपने आवाम से, जम्मू कश्मीर के लोगों से, अपने वोटरों से वादे किए, हम उन वादों पे कायम रहेंगे और इंशाअल्लाह उनको पूरा करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा एक छोटा सा एक रोड मैप था, एक नक्शा था। इससे कहीं गुना ज्यादा
हम जम्मू कश्मीर के लिए करके रहेंगे। हमें लोगों का एतमाद हासिल हुआ है। इस एतमाद को स्पीकर साहब हम कभी भी जाया होने नहीं देंगे। आखिर में इस शेर के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, जिसको तूफान से उलझने की आदत हो मोहसिन, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ देता है। इन अल्फाजों के साथ जनाब स्पीकर साहब, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का उनके खुतबे के लिए शुक्रिया करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हाउस से उसको जो है पास करने की जो है वोट मांगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे हाउस 10 मिनट 12 मिनट और बढ़ाने की इजाजत दे, क्योंकि अभी थोड़ी छोटी सी बिजनेस बाकी है। तो आपकी परमिशन है हम 15 मिनट और बढ़ाएंगे। अब सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के मेंबरान जो इस इजलास में इकट्ठे हुए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के उस खुतबे के लिए उनके बेहद शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने 4 नवंबर 2024 को कानून साज असेंबली में दिया। जो ऑनरेबल मेंबरान शुक्रिया की तहरीक के हक में हूं वो हाँ कहें, जो खिलाफ हूं वो ना कहें। शुक्रिया की तहरीक मंजूर हुई। हाँ, सजाद शाहीन साहब, आप कुछ एक मिनट। कहाँ सजाद साहब? MLA